नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद अब टूटने वाली? क्या बैंकों के लिए विदेशों से सस्ते पैसे का खजाना खुल गया है? और क्या आरबीआई के एक फैसले से पूरे बैंकिंग सिस्टम का खेल बदल सकता है? दरअसल हाल ही में आरबीआई ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे भारतीय बैंकों को विदेशों से बड़ी मात्रा में सस्ता पैसा जुटाने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंकों की फंडिंग लागत तेजी से घट सकती है। सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेट्स में 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक की गिरावट आ सकती है और डिपॉजिट्स और कर्ज की ब्याज दरों का पूरा समीकरण बदल सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा, लोन लेने वालों को या फिर एफडी निवेशकों की उम्मीदों को झटका लगेगा? तो आइए इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले एफडी निवेशकों की बात करेंगे, इसके बाद ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन की जेप्टो के आईपीओ को लेकर आई वार्निंग को समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में सौरभ मुखर्जी की चेतावनी को भी डिकोड करेंगे। इन्होंने कहा है कि भारत इस समय अमृत काल या एआई काल नहीं बल्कि संकट काल से गुजर रहा है। भारत पर क्या सबसे बड़ा संकट है और ये कैसे टलेगा, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। क्या एफडी निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है या फिर ब्याज दरों में कटौती का नया दौर शुरू होने वाला है? हम ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ बैंकों के सामने कैश की कमी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बाजार से महंगे दाम पर पैसा जुटाना पड़ रहा है, जिससे एफडी पर ब्याज बढ़ाने की उम्मीद वो बढ़ने की उम्मीद जगी। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे बैंकों को विदेशों से सस्ता पैसा मिल सकता है और फंडिंग का संकट काफी हद तक खत्म हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एफडी पर ब्याज बढ़ेगा या फिर बढ़ने से पहले ही इसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? आइए प्रवीण सर से समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में चल रही इस दिलचस्प कहानी की बात क्या है। आगे बढ़ाइए सर, एफडी से रिलेटेड तमाम जितनी भी कहानी हम लोग कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? ओवर टू यू। नहीं, देखो विशाल, 1-1.5 साल से बैंक असल में बड़ी परेशानी में थे और बल्कि मैं कहूँगा कि 2024 से पहले से ही ये दिक्कत थी बैंकों के सामने, जहाँ क्रेडिट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ बड़ी कम थी और बैंक बहुत परेशान थे कि आखिर इस स्थिति से निकलेंगे कैसे। और उसके बाद आरबीआई ने भी चूँकि बैंकों को कहा, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि साहब आप डिपॉजिट्स को हासिल करने के लिए किसी भी तरह के उपायों को अपनाइए। फिर बैंकों ने अपने ब्याज दर बढ़ाना शुरू किया और ब्याज दरों को बढ़ाना डिपॉजिट्स पर खासतौर पर ऐसे वक्त पे शुरू किया जबकि इंटरेस्ट रेट का साइकिल नीचे आना शुरू हो गया था। रेपो रेट में लगातार कटौती की आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट, 125 बीपीएस की। और उन जो उपाय थे या ज़्यादा ब्याज दर देने का जो तरीका अपनाया गया उसका असर भी दिखाई दिया। जब हम 15 मई तक के जब आंकड़े देखते हैं 2026 के, तो जो बैंकों के आउटस्टैंडिंग जो डिपॉजिट्स हैं वो तकरीबन 257 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गए और इसमें ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ दिखाई दी वो तकरीबन 12.5% की दिखाई दी, जो कि उसके एक साल पहले 10% थी। और इस पूरे डिपॉजिट में जो टाइम डिपॉजिट हैं या जो टर्म डिपॉजिट हैं उनकी हिस्सेदारी 225 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा थी और यहाँ पे भी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि 12% के ऊपर लगभग ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी। तो बैंक एक कंफर्टेबल पोजीशन में डिपॉजिट के सेंस में पहुँचे कि जहाँ पे पूंजी जुटाने की जो उनकी ज़रूरत थी उस पर उनको थोड़ा प्रेशर कम हुआ। लेकिन इसकी एक कॉस्ट थी, जो ज़्यादा ब्याज चुका रहे थे, कस्टमर्स को ऐसे टाइम पे ज़्यादा ब्याज दे रहे थे जबकि आपके लैंडिंग रेट्स नीचे बने हुए थे। अब इसी बीच में जब अभी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया रिजर्व बैंक ने, तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेप आरबीआई ने उठाया और आरबीआई ने एफसीएनआर जो बैंक डिपॉजिट्स हैं विदेशियों के, जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, एनआरआई, ओसीआई कार्ड होल्डर, उनको भारत के जो बैंक है उनमें डॉलर में पैसा लगाने पर उनको रियायत दी गई। रियायत किस चीज़ की दी गई कि जो हेजिंग का एक कॉस्ट बैंकों के सामने बैठती थी उस पर आरबीआई ने ये रियायत दी कि अगर आप 3 से 5 साल का डिपॉजिट लेते हैं तो उसकी हेजिंग की जो कॉस्ट होगी वो आरबीआई उठाएगा जी, और उसमें 1 साल का लॉक इन पीरियड है। ये जो स्टेप है जी, इस स्टेप से बैंकों के सामने एक बड़ा मौका दरअसल अब विशाल पैदा हो गया, जहां वो डॉलर आधारित
डिपॉजिट को ले सकते हैं, बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने एक बात और कही है, आरबीआई ने कहा साहब ये लिमिटेड टाइम के लिए विंडो है। इसका असर ये है कि बैंक अब ताबड़तोड़ तरीके से यानी फुल एक्शन मोड में है कि जितना ज़्यादा हो सके डॉलर बेस्ड जो है वो डिपॉजिट जुटा लिए जाएं। ओके। और इसका असर अब ये हो रहा है कि बैंक जो है इन डिपॉजिट्स पर 7% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। यस बैंक है 7% का सबसे ज़्यादा 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा किया है यस बैंक ने। ओके। HDFC बैंक, ICICI बैंक ये तकरीबन 6% का दे रहे हैं। तो बैंक ये सस्ता फंड जो है वो जुटा रहे हैं। और यहाँ पे जो अब जो FD हो गई वो तो हो गई जिन लोगों ने लॉक इन करा ली, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि जो FD कराने जाएं तो उनको शायद बैंक कम ब्याज दें विचार। अच्छा सर, इस कहानी में सर CD की बात आ रही है सर, ये हम आपसे समझना चाहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, अगर किसी व्यूअर को अगर समझना हो आसान। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म की जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या CD बोला जाता है। चलिए सर, आरबीआई ने सर हाल फिलहाल में जो कदम उठाए, जैसा कि आपने कहा कि जिनसे जो है बैंक जो है विदेशों से ज़्यादा जो है डॉलर जमा यानी FCNR डिपॉजिट्स और विदेशी कर्ज यानी ECB ला सकेंगे। इससे मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है सर कि इससे भारत में 30 से 50 अरब डॉलर तक का नया पैसा आ सकता है। और इससे होगा क्या कि हमारे बाजार में जो है लिक्विडिटी बढ़ेगी और पैसे जुटाने की जो ज़रूरत है वो कम होती हुई दिख सकती है। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं सर कि FD में रेट्स जो है कम आएंगे, तो कितनी कम हो सकती है रेट्स, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, कितने % का ड्रॉप? नहीं, मुझे लगता है कि तकरीबन 1% तक का जो ड्रॉप है वो यहाँ पर FD के जो रेट्स हैं यहाँ पर वो दिखाई दे सकता है। 100 BPS मान लीजिए या 1% का ड्रॉप मान लीजिए। इसका आम कंज्यूमर के लिए सीधा सीधा मतलब विशाल ये है कि ये जो मौका है, अभी चूँकि बैंक ज़्यादा FD अभी दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, अभी बैंकों ने FD पर रेट कम नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे रेट में कटौती कर सकते हैं बैंक, और आपकी जो FD पर मिलने वाला ब्याज है वो कम हो सकता है। जी। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब इसके बाद जून की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अगस्त की जब मॉनेटरी पॉलिसी होगी और मान लीजिए उसमें RBI रेट हाइक करता है, तो उस रेट हाइक के बावजूद बैंक लोन के रेट्स तो बढ़ा दे। HDFC बैंक ने अभी 2 दिन पहले जो MCLR में बढ़ोतरी की, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं वहाँ पर बैंक बढ़ोतरी न करें, ये कहते हुए कि साहब इनके रेट पहले ही हाई बने हुए हैं। जो स्प्रेड है लोन और डिपॉजिट का वो बैंकों का कम है यहाँ पर। ओके सर, 1-2 सवाल और है। एक तो है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी बॉन्ड्स पर इसका क्या असर होगा, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो विदेशों से आने वाला पैसा केवल बैंकों में ही नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि बैंक जो है इस पैसे को निवेश कर सकते हैं सरकारी बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इससे जो है कहा जा रहा है कि इन सभी का जो यील्ड है वो नीचे आ सकता है। इस खबर को और बेहतरीन तरीके से समझाना। देखिए, एक सरकार ने भी फैसला किया अभी, जब सरकार ने जो GSEC है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको लेकर जो विदेशों से सरकार के जो बॉन्ड्स हैं उसमें विदेशों का पैसे को लेकर सरकार ने जो टैक्सेशन है उसमें बड़ी छूट दी। तो जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैंकों का जो FCNR-B का जो पैसा है वो बॉन्ड्स में नहीं जाएगा, बल्कि जो सरकार का जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो छूट दी है सरकार ने विदेशियों को, उसका फायदा भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा विशाल। चलिए सर, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। FD वालों के लिए तो बातचीत होगी, लेकिन एक चीज़ आप तय मानकर चलिए कि चाहे बॉन्ड्स हो चाहे बैंक डिपॉजिट्स हो, यहाँ अब रेट्स अभी तक हम पिछले 6-7 महीने में जिस रेट्स में जो हमने ऊंचा उछाल देखा है वो हम अब उसको मॉडरेट होते हुए देख सकते हैं। ओके, जैसा कि आपने कहा भी सर कि 1% का डिक्लाइन है। मान लीजिए अभी FD पर 7% या 8% का आप ब्याज मिल रहा है, तो 8% वाला 7% हो जाएगा और 7% वाला 6% हो जाएगा। तो फटाफट आप कह रहे हैं कि बिना देर गंवाए अगर सरप्लस पैसा है तो वो आप FD करा सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छी ब्याज दर मिल रही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात होगी सर FD निवेशकों के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट, इसीलिए हम लोगों ने जब अभी कुछ दिन पहले भी बात की थी तो इन्वेस्टर भी या डिपॉजिटर्स भी थोड़े समझदार या मैच्योर होते हुए दिखाई दिए हैं। उनका 2/3 पैसा ऐसे डिपॉजिट्स में है जो थोड़े लॉन्गर टेन्योर वाले डिपॉजिट्स हैं, 1 से 3 साल वाले छोटे टेन्योर वाले में, क्योंकि डिपॉजिटर्स को भी ये लग रहा है कि सही अगर फ़ायदा आपको उठाना है तो आपके लिए यही मौका है जब आप कर दें।
और बड़े बड़े अब तो मैं ये कहूँगा कि जानकार भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब शेयर बाजार या बाकी SIP करने से बेहतर है। शंकर शर्मा का हाल का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, SIP, ये किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति या आम आदमी के लिए नहीं है। बेहतर है आप FD में पैसा लगाएं जो कि कम से कम 7% 8% का वहाँ यील्ड तो आपको मिल रही है। सर ये तो बात हुई FD की। अब व्हाट अबाउट जिनको लोन लेना है सर, एजुकेशन लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना है, उनके लिए इस खबर का क्या सरोकार है, क्या महत्व है? नहीं देखिए, उनके लिए सीधे तौर पर कोई इस डिपॉजिट्स का जो असर दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आने वाले वक्त में रेट्स बढ़ सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। जैसे ही RBI अपना रेट हाइक करेगा, अगला हो सकता है अगस्त में करे या हो सकता है उसके बाद अक्टूबर में करे, लेकिन अगर रेट हाइक होते हैं महंगाई को देखते हुए बाकी चीज़ों के, तो आपका लोन की दरें, चाहे हाउस लोन हो, होम लोन हो, या एजुकेशन या पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, इन सब में अब बढ़ोतरी का दौर शुरू हो सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या जेप्टो का IPO भारत के रिटेल सेक्टर के लिए नया अवसर है या फिर लाखों किराना दुकानदारों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और छोटे व्यापारी के लिए खतरे की घंटी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की सबसे तेजी से बढ़ती क्विक कॉमर्स कंपनियों में से एक यानी जेप्टो के प्रस्तावित IPO ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने इसे भारत के रिटेल व्यापार के लिए ब्लैक डे बताते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, सेबी और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। संगठन का जो है आरोप है कि घाटे में चल रही कंपनियों को जनता के पैसे से और ताकत देने से बाजार में डिस्काउंट वॉर जो है वो तेज होगी, लाखों किराना स्टोर जो है संकट में पड़ेंगे और करोड़ों लोगों की जो है आजीविका वो प्रभावित हो सकती है। आखिर जेप्टो की IPO को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? AICPDF ने कौन कौन से गंभीर सवाल उठाए हैं और इसका जो है असर छोटे व्यापारियों से लेकर आम निवेशकों तक कैसे पड़ सकता है, पूरी कहानी को जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर लगातार जो ब्रिक एंड मोर्टार वाली बात आप कहते रहते हैं, उन पर जो संकट है वो कभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है सर, लगातार उन पर जो है संकट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कहानी क्या है सर? और AICPDF को मैं देख रहा था सर, तो ये देश के लगभग 4.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसके नेटवर्क के जरिए करीब कहा जा रहा है कि सर 1.3 करोड़ जो है किराना स्टोर्स तक सामान पहुंचता है। संगठन का दावा है कि 25 राज्यों में ये सक्रिय हैं, तो इनकी बातों को तो गंभीरता से लेना पड़ेगा सर। नहीं बिल्कुल, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा संभवतः हम लोग पहली बार देख रहे हैं जब किसी IPO को लेके इस तरह का विरोध आ रहा है किसी एक संगठन के द्वारा कि साहब इस IPO को आप रोक दें, इस IPO को ना आने दें। और उसमें न केवल जो ट्रेड से जुड़े लोग हैं, किराना दुकानें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उससे एसोसिएटेड जो जॉब्स हैं, उनकी बात की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि इस तरह के IPO का आना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी नुकसानदायक है और उनके हित के लिए इस IPO को रोक दिया जाना चाहिए। जैसा आपने बताया कि इस तरह के जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं घाटे में चल रही हैं और घाटे के बावजूद पैसा पंप करने के लिए अपनी प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए, डिस्काउंट प्राइसिंग के लिए ये इस पैसे को जुटाना चाहती हैं। ओके सर, ये भी कहा जा रहा है कि जेप्टो जैसी जो कि कॉमर्स कंपनियां अभी बड़ी घाटे में हैं, निवेशकों के पैसे के दम पर, जैसे आप वो कह रहे हैं कि तेज़ी से विस्तार कर रही हैं। अगर IPO के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए जुटा लिए गए तो कंपनी और ज़्यादा डिस्काउंट देकर बाजार में जो है कंपटीशन बढ़ा सकती है, और इससे कहा जा रहा है कि इन लोगों पर दबाव पड़ेगा और भारत के कहा जा रहा है कि रिटेल बाजार पर, छोटे व्यापारियों पर, MSME पर जो है दिक्कत जो है वो ज़्यादा हो सकती है। और किराना दुकानों के लिए खतरा इसलिए बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि लाखों किराना दुकान बंद हो सकती हैं, छोटे रिटेल कारोबार खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारियों की जो है आय यानी इनकम वो प्रभावित हो जाएगी, बाजार कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमट सकती है, भविष्य में जो है कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ग्राहकों के पास अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन बाद में ये विकल्प का ऑप्शन जो है वो भी सीमित हो जाएगा सर। और फिर रोजगार पर क्या असर पड़ेगा छुपा हुआ नहीं है, कह रहे हैं सेल्समैन, डिलीवरी स्टाफ, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कर्मचारी, अकाउंटेंट, सपोर्ट वाले जितने भी जो स्टाफ हैं उनकी नौकरियां तो दम समझिए कि खत्म हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, देखो करोड़ों लोगों के कामकाज और आजीविका इस पर खतरा है। पिछले साल तकरीबन 2 लाख किराना दुकानें खत्म हुई या बंद हुई, इसकी खबरें आई। माना ये जा रहा है कि इस साल लगभग 10 लाख किराना दुकानों के ऊपर संकट है।
और आपने घाटे की बात कही, मैंने कुछ आंकड़े देखे जेप्टो के आईपीओ से संबंधित। एक बात ये कि 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ जिसमें फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनियों के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन कुछ वक्त पहले $7 बिलियन डॉलर थी, जो अब माना जा रहा है कि तकरीबन $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। $10 बिलियन की वैल्यूएशन को आप अगर $95 के हिसाब से, 95 रुपये पर डॉलर के हिसाब से भी देखते हैं, तो तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए की आप वैल्यूएशन इस कंपनी की मान सकते हैं जब ये आईपीओ लिस्ट होगा। तो एक बड़ी बात ये समझिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि जितनी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जिसमें क्विक कॉमर्स कंपनियां भी शामिल है और बाकी का ऑनलाइन का जो धंधा कर रही हैं, वो सब ज़्यादातर जो है विशाल, वो डीप डिस्काउंट पर आधारित हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग पर आधारित हैं, और तीसरी चीज़ कैश बर्निंग पर आधारित हैं। भारी तादाद में कैश को बर्न करके कस्टमर एक्वायर किए जा रहे हैं। अब इनके डेटा को समझ लेते हैं। FY26 का डेटा मैं देख रहा हूं जी सर। जेप्टो की बात करते हैं। रेवेन्यू है 22,623 करोड़ रुपए। इसमें ग्रोथ कितनी हुई है ईयर ऑन ईयर? 103%, यानी एक साल पहले तकरीबन 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अगले साल FY26 में 22,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन नेट लॉस कितना है? 5,905। हाँ, 5,000 करोड़ से ज्यादा का नेट लॉस इसका है। दूसरी इसी सेक्टर की कंपनी है आपकी ब्लिंकिट, जो क्विक कॉमर्स दे रही है, आपकी फटाक से घर पे सामान ला रही है। रेवेन्यू है 37,800 करोड़ रुपए के आसपास। 625% की एनुअल ग्रोथ है एक साल के, 6 गुना रेवेन्यू बढ़ा है। नेट लॉस है 277 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसका लॉस थोड़ा कम है। लॉस थोड़ा कम है। ब्लिंकिट का मॉडल, और ब्लिंकिट के पिछले 2 क्वार्टर में ये माना जाता है कि उनको एबिटा प्रॉफिट में कंपनी रही है। तो लेकिन लॉस में ये भी है, 38,000 करोड़ रुपए का तकरीबन आपका रेवेन्यू है, लेकिन आपको उसमें भी लॉस है। इंस्टामार्ट की बात कर लीजिए, 3859 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू है। जो स्विगी इंस्टामार्ट है, 81% की ग्रोथ है सालाना ईयर ऑन ईयर, और 3511 करोड़ रुपए का लॉस है। 3800 करोड़ का रेवेन्यू है, 3511 करोड़ रुपए का लॉस है। ये हाल केवल इन 3, चूंकि जेप्टो का आईपीओ आने वाला, लेकिन ब्लिंकिट और स्विगी दोनों लिस्टेड हैं ऑलरेडी। लेकिन आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, आप अमेजोन को देख लीजिए, इनका हाल तकरीबन सबका एक जैसा है, जहां हैवीली कैश बर्निंग के मॉडल पर विशाल ये इसीलिए सर, इसीलिए AICPDF की जो है 8 प्रमुख मांगे हैं, उनको हम समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब तक स्वतंत्र जांच पूरी ना हो जाए, आईपीओ प्रक्रिया पर जो है तुरंत रोक लगानी चाहिए। कहा जा रहा है क्विक कॉमर्स का जो है पारंपरिक व्यापार जो है उस पर जो है असर पड़ रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका अध्ययन हो। कहा जा रहा है कि डीप डिस्काउंटिंग, जैसा कि आपने कहा, उसकी जांच हो। कहीं कहा जा रहा है कहीं लागत से कम कीमत पर तो बिक्री नहीं हो रही है, ये भी जांच करने की विषय की बात है। फिर कहा जा रहा है कि बाजार में निष्पक्ष जो है वो प्रतिस्पर्धा की जो है समीक्षा होनी चाहिए, जिस तरह से कंपटीशन हो, कहीं कुछ कंपनियों का दबदबा तो नहीं बन रहा है, ये भी देखने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है घाटे वाली कंपनियों के आईपीओ के लिए विशेष नियम लाया जाए। जैसा कि सर ने कहा कि 2 कंपनियां तो ऑलरेडी बाजार में लिस्टेड हैं, तो ऐसे करके कुछ नियम बनाया जाए कि घाटे वाली कंपनियां क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही है, उनका क्या बिजनेस प्रोस्पेक्टिव होगा, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, इस पूरी जो कहानी है क्विक कॉमर्स की और ऑनलाइन कॉमर्स की, इस पूरी कहानी में जो आपके आस पड़ोस का किराना दुकानदार है, जिनकी तादाद करोड़ों में है, और अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और के जरिए किराना दुकानों पर पहुंचने वाला सामान और उसकी बिक्री को अगर आप देखेंगे, तो तकरीबन 92% के आसपास बिक्री अभी भी इसी चैनल से है। तो एक अच्छी बात यह है कि अभी भी बाजार का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस पूरे जो पारंपरिक मॉडल है कि कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आपका किराना दुकानों तक पहुंच रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में ये जो छोटे किराना दुकानदार हैं, ये डिसएडवांटेज में हैं। ये इनकी हैसियत दरअसल है नहीं कि ये इतनी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर लें। जो AICPDF है वो भी ये बात कह रही कि साहब जो 11,000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, ये सीधे सीधे प्रीडेटरी प्राइसिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। आप 11,000 करोड़ रुपए जुटाकर कंज्यूमर्स को डिस्काउंट देंगे, और अधिक डिस्काउंट, और ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, और जिसके जरिए जो छोटा किराना दुकानदार है वो इस रकम के सामने, जहाँ पर विदेश की भी फंडिंग है, जहाँ दुनिया के अलग अलग राउंड में जो फंडिंग होती है, उसके सामने उनका टिकना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक कंसर्न है, जिसकी
जिसके दायरे में दरअसल करोड़ों किराना दुकानदार और लाखों डिस्ट्रीब्यूटर। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? किराना दुकानदार करे तो करें क्या? अपनी आजीविका मतलब चलाने के लिए रोजगार नहीं था तब तो बेचारे वो अपने घर में, मैंने कई लोगों को देखा अपने घर के ही नीचे भाई वो टीन सेट वाला बना के अपना दुकान लगाते थे कि भाई चलो भाई अपना रोज़गार चलेगा। रोज़गार है नहीं, दुकान खोला, दुकान भी चल नहीं रहा है। ऐसे माहौल में क्या किया जाए सर? क्या ऑप्शंस उनके पास जो है बच रहे हैं? नहीं देखिए, अब यहाँ एक रोल जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है, सीसीआई का, उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है सरकार भी इस मामले में कान दे, लेकिन चूंकि जब आप फ्री मार्केट की बात करते हैं तो फ्री मार्केट में आप किसी तरह की इस तरह की पाबंदियां नहीं लगा सकते कि हम किसी कंपनी के आईपीओ को रोक दें। और हमने पहले भी देखा है कई कंपनियां इस तरह की, चाहे वो फिनटेक हो या दूसरे, जो लॉस में थे लेकिन आईपीओ लेकर आए, आईपीओ सब्सक्राइब भी हुए। कंज्यूमर्स ने या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसने देखा कि साहब आप आज तो लॉस में हो लेकिन फ्यूचर में आपके प्रॉफिट में आने के बड़े आसार हैं, एक ऐसा वो बताया जाता है दावा। अब इनका पूरा धंधा चूंकि डार्क स्टोर्स पे है, 1100 से ज़्यादा डार्क स्टोर जेप्टो के हैं, बाकी कंपनियों के भी। तो मसला ये है विशाल कि जो सबसे छोटा किराना दुकान है दरअसल उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो इस जंग में टिक पाए। और ख़ास तौर पर जब आप मेट्रोस की बात करते हैं या टियर 2 शहरों की बात करते हैं जहाँ पे इनके ऑपरेशंस अब धीरे धीरे शुरू होने लगे हैं, तो इन शहरों में इन जो छोटे किराना दुकानदार हैं इनके लिए टिक पाना एक वाकई बड़ी चुनौती की स्थिति है। जिनके पास पैसा है, जो पुराना धंधा, जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, वो हो सकता है टिक जाए, लेकिन बहुत जो छोटा किराना दुकानदार है जो 50,000 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ धंधा कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या भारत सचमुच अमृत काल में है या फिर एक ऐसे संकट काल में प्रवेश कर चुका है जहां पुरानी आर्थिक व्यवस्था जो है बिखर रही है और एक नई दुनिया जो है जन्म ले रही है? एआई नौकरियां निगल रहा है, आईटी सेक्टर की चमक फीकी पड़ रही है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है और निवेश की पुरानी जो धारणाएं वो तेजी से बदल रही है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच कुछ लोग आने वाले दशक को सबसे बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। मशहूर इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि भारत इस समय एक विशाल सागर मंथन से गुजर रहा है, जहां एक तरफ चुनौतियों का विष निकल रहा है तो दूसरी तरफ भविष्य के विनर्स का लिए जो है वो उनके लिए अमृत तैयार हो रहा है। आखिर क्यों उन्हें लगता है कि अगले 10 सालों में आईटी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टर्स, फार्मा और एक्सपोर्टिंग कंपनियां भारत की नई ताकत बन सकती हैं? और क्यों वे मानते हैं कि नौकरी, इन्वेस्टमेंट और अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी सोच पूरी तरह से बदलने वाली? सर सौरभ मुखर्जी साहब लगातार, उनको भी हम लोग कवर करते हैं मनी सेंट्रल में, लगातार वो बार बार कहते भी रहते हैं कि इस दौर से देश गुजर रहा है जहां ग्रोथ तो है लेकिन नौकरियां नहीं, नौकरियों पर आफत है। एआई को लेकर पिछले बार जो हम लोग बात कर रहे थे वो आईटी सेक्टर में किस तरह से जो हड़कंप मचा उसको उन्होंने बहुत आसान से जो है डिकोड किया था और तमाम तरह के उपाय वो बताते रहते हैं पॉलिसी मेकर्स को। अब उन्होंने नई भविष्यवाणी कही है या वार्निंग कही है, क्या जारी की? नहीं देखिए, एक इवेंट में जिसका टॉपिक था कि अमृतकाल या एआई काल, उसमें सौरभ मुखर्जी साहब ने ये कहा है कि साहब ना तो ये अमृत काल है ना ये एआई काल है, ये दरअसल संकट काल है। ये ऐसे एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज़ है जिससे जो है वो देश इस वक्त जो है गुजर रहा है। लेकिन इस आपदा में या इस संकट काल में कई बड़े मौके छुपे हुए हैं जो भारत की तकदीर बदल सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एआई की वजह से तमाम नौकरियां जा रही हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि साहब अगर आप कंपनियों की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे गहराई से तो उसमें ये पता चल रहा है कि चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो या आपका टीसीएस जैसी कंपनियां हो, 5,000 से लेकर 20,000 तक के हेडकाउंट्स में कटौती हुई है, यानी नौकरियां खत्म हुई हैं। तो देश में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो है इस पूरी आफत की एक बड़ी वजह है वो रही है $400 अरब का आईटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट जी। और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होना चाहिए था या जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े एक्सपोर्टर्स थे वो हमेशा डिसएडवांटेज में रहे। अब भारत के पास इस बात का मौका है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में दरअसल अपनी कदम आगे बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग का जो एक मौका भारत के पास आ रहा है इसको दरअसल ग्रैब करे।
जी। सर, इसके अलावा उन्होंने आपने कुछ कंपनियों की बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत की जो है आर्थिक वृद्धि उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखती है। भारतीय कंपनियों पर उन्होंने कहा कि उसकी जो कमाई यानी ईपीएस जो ग्रोथ है वो अमेरिका और कई एशियाई देशों की तुलना में बहुत धीमी रही है। भारत की जो है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कुछ देशों से पीछे रह गई है। उनका मानना है कि पिछले 30 वर्षों का जो आर्थिक मॉडल जो है उसको अब बदलने की ज़रूरत है और उसमें बदलाव दिख भी रहा है। सर, इन पॉइंट्स को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें हर 30 साल के बाद एक चरण दिखाई देता है, एक बदलाव बड़ा दिखाई देता है। अमेरिका में ये हो चुका, चाइना में ये हो चुका, भारत अब इसकी कगार पे है जहाँ एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि हमको अगली पीढ़ी के कारोबारी या अगली पीढ़ी के विनर्स को जो है वो तलाशना होगा, ढूंढना होगा कि कहाँ पर ऐसी कंपनियां हैं या कहाँ पे ऐसे मौके हैं जहाँ अगली पीढ़ी के आप बड़े वेल्थ को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सर, एआई को लेकर जो मौका आप कह रहे हैं कि या खोजने की ज़रूरत है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। उनका तर्क है कि एआई जो है कई सफ़ेद पोश यानी जो वाइट कॉलर जो है नौकरियों को प्रभावित करेगा। आईटी सेक्टर में पहले जैसी भर्ती और जैसा कि आपने उदाहरण से बता ही दिया कि वेतन वृद्धि भी नहीं है, लोगों का जो हेडकाउंट्स है वो कम किया जा रहा है। 9 में से 5 जो है पारंपरिक नौकरी का जो मॉडल वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। 9 से 5 जो हम लोग समझते हैं कि भाई 9 to 5 जॉब है, वो वाला मॉडल भी खराब इनको लग रहा है। तो सर, अब एआई पर बात करते हैं। एआई को लेकर बड़ी चर्चा है। एआई को लेकर रुचिर शर्मा भी कहते हुए दिखते हैं कि भाई हम तो पिछड़ गए, हम कुछ कर नहीं पाए। इसी बीच दो शर्माओं को जो है हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके उलट ठीक मार्केट वेटरन शंकर शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये दारोमदार जो है सिर्फ कुछ जो है चुनिंदा आईटी कंपनियों पर ही क्यों डाला जाए। तमाम जो देश की जो जनता 140 करोड़ से अधिक की आबादी वो क्या कर रही है, वो क्यों सो रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, और एआई का असर अभी एन चंद्रशेखरन ने टीसीएस के एक मामले में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, टीसीएस अब तक जैसे अपॉइंटमेंट करता था या जैसे मास जो हायरिंग करता था वैसी अब आपको आने वाले वक्त में नहीं दिखाई देगी। हमारी जितना हेड काउंट है अब उतना ही लगभग एआई एजेंट्स होंगे, तो आधा आधा एक तरह से हो जाएगा काम का, जो पूरा का पूरा रेशनलाइजेशन है वो होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आईटी कंपनियां भी हैं या दूसरी कंपनियां हैं वहाँ पे अब बड़े तादाद में आपको हायरिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी। कंपनियां धीरे धीरे एंटरप्राइज एआई को टूल्स को इस्तेमाल कर रही हैं और उसमें उनको चाहे जो आपके जिसे आप वाइट कॉलर जॉब्स बोल रहे हैं, चाहे मिडिल जो उसके जो जॉब्स हैं लेवल के, मिड सीनियर लेवल के जॉब्स हैं, उनमें तेज़ी से यहाँ पर हेड काउंट कम होते हुए दिखाई दे रहे। कंपनियों को अब इस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये फैक्चुअल स्थिति है। दूसरी बात आ जाती है कि साहब शंकर शर्मा क्या कह रहे हैं वर्सेस आपके रुचिर शर्मा। मुझे ये लगता है शंकर शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब आप 4 कंपनियों पे ही क्यों जिम्मेदारी पूरी डालना चाहते, जिन्होंने पिछले अगर आप दशक को देखेंगे 2000 या उससे पहले का पूरा भारत में जिस तरह की वेल्थ आई या जिस तरह के जॉब क्रिएट हुए उसका ज़्यादातर जिम्मा इन कुछ कंपनियों ने उठाया। टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो या आपकी कुछ और दूसरी परसिस्टेंट और इस तरह की दूसरी कंपनियाँ हों। लेकिन मेरा ये मानना है, और रुचिर शर्मा कहते हैं कि साहब एआई में आप बहुत पीछे छूट गए, मेरा ये मानना है कि ये बात चलो एक हद तक जायज़ हो सकती है कि साहब 150 करोड़ लोग क्या कर रहे थे, लेकिन आप सवाल यहाँ ये भी उठेगा कि जो सबसे ज़्यादा उसके करीब हैं, भाई टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा करीब थी ना एआई के, आप पूरी दुनिया से रूबरू थे, आपको पता था कि एआई की एक लहर आने वाली है, एआई का इतना बड़ा एक जो रिवॉल्यूशन आएगा। आप उन कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, आप अमेरिका, साउथ कोरिया, इन तमाम जगहों से के साथ एक्सपोजर था आपका, लेकिन आपने उसमें कोई लीड क्यों नहीं ली? क्या टीसीएस के पास टेक्निकल एडवांटेज इतना नहीं था या इतना स्किल नहीं था कि वहाँ पे कोई एक इनक्यूबेटर में के जरिए कोई एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता जिसके जरिए एआई का पूरा एक मॉडल खड़ा किया जा सकता जी? तो मुझे लगता है कि पहली जिम्मेदारी जाहिर तौर पर आईटी कंपनियों पर ही
यहाँ पर आती है, अभी उससे देखिए ना बचा सर, मैं नहीं आपको जा माफ़ी सकता। चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। अभी जो माइथोस वाला जो खबर आ रहा था सर, कल मैंने वो खबर को की है, और वो उस खबर में ये आया कि अब भारत सरकार जो है सर्टिन के साथ साथ इन्फोसिस का मदद ले रही है कि भाई अपने बैंकिंग सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो यहाँ जब मदद की मांग आती है तो आईटी कंपनियों का रुख किया जाता है। तो स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं सर, कि लीड तो आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ज़्यादा करीब थे, आप टेक्नोलॉजिकली जो है इफिशियंट थे, चीज़ों को समझ रहे थे। सर इसी के साथ प्रोफेशनल्स पर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कहा जा रहा है सर इस रिपोर्ट में कि कई प्रोफेशनल्स जो है अब बड़ी कंपनियों की नौकरी के बजाय फ्रीलांस काम कर रहे हैं, और उस वजह से कहा जा रहा है कि गांव देहात में चले जाने, वहाँ से काम कर रहे हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर इकोनॉमी पर, मैक्रो माइक्रो दोनों समझाइएगा। नहीं देखिए, ये जो सौरभ मुखर्जिया बात कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जी, हैदराबाद से लेकर गुड़गांव तक के जितने ऐसे हब हैं, जहां रेजिडेंशियल हब हैं और ऑफिस के हब हैं, जहां पर आईटी एम्प्लॉयज़ बड़ी तादाद में हैं, वहाँ इन इलाकों में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं दरअसल वो स्टैग्नेंट हो गए, अब उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। और इसके पीछे वजह वो ये बताते हैं कि अब आईटी में चूंकि एक तो बड़े पैमाने पर ले ऑफ हो रहे हैं, दूसरा जिनकी नौकरी जा रही है वो नई नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, और ऐसे लोग अपने गांव कस्बे में जाकर टियर 2 टियर 3 शहर में, मान लीजिए इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, या कानपुर या आपके नागपुर जैसे शहरों में जाकर वहाँ से अपना जो अपने होम टाउन है वहाँ से जाकर और फ्रीलांसिंग के जरिए ग्लोबल दुनिया भर की कंपनियों से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। तो उनको अब ज़रूरत नहीं है कि वो दिल्ली में या गुड़गांव या बेंगलोर जैसे महंगे जगहों पर रहें। तो लिविंग कॉस्ट को कम करने के लिए दरअसल जो ये पलायन है एक तरह का, इसने क्या किया है कि मेट्रोज में तो कीमतों को कर दिया है स्टैग्नेंट, लेकिन जो टियर 2 टियर 3 शहर हैं वहाँ पर कीमतें ज़्यादा तेज़ी से रियल एस्टेट की बढ़ रही हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव वो यहाँ पर बताते हैं। चलिए सर, एक लास्ट पॉइंट है जो रुपए की कमजोरी को लेकर सौरभ मुखर्जिया साहब वो कहते हुए दिख रहे हैं। वो अरविंद पनगड़िया साहब को हम लोगों ने सुना, गीता गोपीनाथन को हम लोगों ने सुना, और तमाम इकोनॉमिस्ट को हम लोग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। एक दौर हम लोगों ने वो भी देखा जब देश में ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ करती थी कि अब देखिए रुपया लुढ़क रहा है, क्या देश की जो है जनता कर रही है, देश की सरकारें क्या कर रही हैं, समझने की बात हो रही थी। लेकिन अब तमाम इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो गिरने दीजिए, कमज़ोर हो रहा है तो कमज़ोर होने दीजिए, तो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। और इसमें से एक पॉजिटिव आउटकम ये निकाला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए देखिए कितना अवसर दिख रहा है। वही बात हो बहु सौरभ मुखर्जिया भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशाल मौके तो दिख रहे हैं, लेकिन कंपनियां कहाँ हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ हैं? एक जो बात आई थी कि आपके पास कोविड के वक्त में कि साहब चाइना +1 पॉलिसी, कि चीन के साथ कोई एक देश ऐसा होगा जो पूरी दुनिया के सप्लाई हब को सिक्योर करेगा या वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और तब बात आई कि भारत इस काम को करेगा। लेकिन क्या आप 2020 से 2026 के दौरान इस तरह का एनवायरनमेंट बनाने में कामयाब रहे? हमने बीच के एक वक्त में चाइनीज़ कंपनियों को पूरी तरह से एक्सेस देना बंद कर दिया, चाहे डोकलाम की घटना हो चाहे बाकी। अब धीरे धीरे सरकार उसको खोल रही, क्योंकि उसके जो इस पॉलिसी के जो परिणाम थे दरअसल वो जो नतीजे सरकार चाहती थी संभवतः वो नहीं निकले जी। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई, नई कंपनियां जो कर सकती थी, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट में जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान हो सकता था वो नहीं हुआ। इसके उलट हम ये देखते हैं कि वियतनाम हो, ताइवान हो या जापान या साउथ कोरिया, इस तरह के जो ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, इन्होंने बड़ी लीड यहाँ पर ली, और वो असर फिर हमको दिखाई देता, चाहे TSMC को आप देख लीजिए या चाहे साउथ कोरिया की कंपनियों को देख लीजिए, जिन्होंने मार्केट के हिसाब से भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और आप एक्सपोर्ट में जो आप कहिए कि गेम बड़ा उनका किया। यहाँ तक कि सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि साहब बांग्लादेश जैसा कंट्री ने भी जो है मैन्युफैक्चरिंग में भारत के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया। कॉटन इंडस्ट्री को लेकर आप देख रहे हैं जिस तरह से गारमेंट में बांग्लादेश जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हम जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। लेकिन चलिए अगले 10 साल में असली विजेता कौन होगा, समराइज़ कर रहे हैं। सौरभ मुखर्जिया का कहना है कि आने वाले वर्षों में जो फोकस जो है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा। पहले कहाँ था फोकस? FMCG, कंज्यूमर कंपनियाँ और हाई PE वाले जो शेयर्स थे वहाँ पर फोकस था, लेकिन आगे ये इनका जो है दाव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर, फार्मा एक्सपोर्टर, केमिकल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर पर, यानी तमाम अगर लिस्ट को देखा जाए सर तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर ये दाव लगा रहे हैं। जो EPS ग्रोथ है
उसमें अब 100 EPS वाली जो कंज्यूमर वाली कंपनियां, उनका दौर अब बीत रहा है। अब जो 100 EPS या EPS ग्रोथ वाली, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ वाली जो कंपनियां हैं, अब वो दरअसल आपको एक्सपोर्ट सेक्टर में यहाँ दिखाई देंगी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं तमाम जितने भी जो बूम्स आए सर, जैसे एक 2000 की क्रांति को आप देखिए, जो IT रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी हम नहीं थे, अभी जो AI का जो एक बूम आया उसमें भी भारत कहीं कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ हम लोग एक क्या उपभोक्ता कंज्यूमर वाले देश बन के ही रह जाएंगे क्या, या कभी कुछ हम लोग लीड कर पाएंगे? क्योंकि इस कहानी को अगर मैं पीयूष गोयल साहब की जो उस वॉर को लेकर अगर मैं कहूँ, जो वार तकरार जो हो गया था स्टार्टअप को लेकर, ये देखिए चाइना के स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग सिर्फ क्या उपभोक्ता बन के रह जाएंगे क्या? नहीं, देखिए 2008-9 के आसपास या 10 के आसपास एक बड़ी ये थ्योरी थी विशाल, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं उस वक्त चूँकि जर्नलिज्म में ही था तो इस चीज़ पर बड़ी नज़र जाती थी कि भारत में और चीन में फ़र्क क्या है। तब एक बात ये कही जाती थी कि चीन में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, भारत में बिजनेसेस कारोबार हैं, चीन में इस तरह का अभाव है, जो कुछ है वो सरकार के कंट्रोल में है, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन आप 2009, 10 या 8 के कोई भी पीरियड आप उस टाइम का देख लीजिए, उसके मुकाबले में आज अगर आप 2026 को देखते हैं तो चीन में एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनियां हैं जो लोकली डेवलप्ड हुई और बड़े जाइंट्स के तौर पर जिन्होंने कामकाज किया। और चीन की आज अगर बदली हुई तस्वीरें तो उस वजह से है। अलीबाबा को देख लीजिए और तमाम बहुत सारे हैं, चाहे एंटफिन, अलीबाबा, या तमाम तरह की, चाहे ड्रोन से देख लीजिए, एरोस्पेस में देख लीजिए आप जी, फर्नीचर में देख लीजिए, किस तरह की कंपनियां हैं और हाईटेक कंपनियां हैं। 2000 का दशक है, वो भारत ने जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उठाया। मैं ये मानता हूँ IT कंपनियों ने उस दौरान जो काम किया, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट देना हो, चाहे भारी तादाद में भारत में डॉलर लाने की बात हो, IT कंपनियों ने ही दरअसल इस पूरे पीरियड को भारत के लिए संभाला और भारत को ग्रोथ दिलाई। लेकिन वही बात आ जाती कि आपका IT कंपनियां और सर्विसेज, इसकी ग्रोथ ने दरअसल पूरे के पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको कहीं दबा दिया। और यही बात सौरभ मुखर्जिया भी कह रहे हैं कि इनकी वजह से पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो कहीं पर्दे के पीछे चला गया, उसमें किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि साहब आप किस तरह से एक्सपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपोर्ट का मामला है वहाँ सरकार फोकस करे। चलिए, तो हम तो वही सरकार से भी चाहेंगे कि सरकार इस तरफ सोचे, इस तरफ की जो है कुछ पॉलिसी मेकिंग में कुछ अमूलचूल बदलाव करे, और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अपना प्राइवेट केपेक्स बढ़ाएं, ताकि दोनों लोग मिलकर जो है देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज की मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।